Hello everyone, I am Sister Aarti. Welcome to our YouTube channel Hospital Naukri. आज आप मेरे साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 2 पढ़ेंगे और जिस किसी ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 मेरे साथ पढ़ा होगा उन सभी को अच्छे से याद होगा कि उसमें हमने डिटेल में जाना था ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, उसकी स्टेजेस भी हमने उसमें पढ़ी थी। साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQs भी विद एक्सप्लेनेशन आपने मेरे साथ पार्ट 1 में देखे थे, राइट। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 जरूर देखिएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की पार्ट 2 में हम पिछले बहुत सालों से जो इम्पोर्टेंट MCQs एग्जाम्स में आते जा रहे हैं वो सारे के सारे देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको उनके एक्सप्लेनेशन भी देती जाऊंगी, राइट। एंड अगर आप हमारे चैनल पर आज नए आ गए हैं तो रेड बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको टाइम टू टाइम बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, राइट। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1। एट वॉट एज फर्स्ट परमानेंट टीथ अपेयर्स? किस उम्र में बच्चे के पहले परमानेंट टीथ आते हैं? देखिए, आपने अक्सर बचपन में सुना होगा जब आपके दूध वाले दांत टूटते थे तो पेरेंट्स बोलते थे कि बहुत जल्दी पक्के वाले दांत आ जाएंगे, यानी कि हमारे दूध वाले दांत जिनको प्राइमरी टीथ भी कहते हैं पहले वो आते हैं, उनके बाद आते हैं हमारे पक्के दांत जिनको परमानेंट टीथ भी बोलते हैं। तो जो हमारे प्राइमरी टीथ होते हैं वो 6 महीने की उम्र से आने लगते हैं और परमानेंट जो टीथ हैं वो 6 साल की उम्र तक आने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है बी, 6 ईयर्स। सो हमारे जो फर्स्ट परमानेंट टीथ अपेयर होते हैं वो होते हैं एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। At which age baby started sitting without support? बिना किसी सपोर्ट के छोटा बच्चा किस उम्र में बैठने लगता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ना कि बच्चे बैठते हैं, कहीं किसी चीज का सहारा लेते हैं, कभी किसी चीज का, राइट। पर वो किस उम्र में बिना सहारे के बैठते हैं? ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 8 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 10 मंथ्स, ऑप्शन नंबर डी 12 मंथ्स। तो राइट आंसर जो है वो है बी 8 मंथ्स। तो 8 महीने की उम्र से छोटे बच्चे बिना किसी सपोर्ट के बैठना सीख जाते हैं। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। इन अ हेल्दी चाइल्ड द हेड एंड चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल ईच अदर अराउंड द एज ऑफ? किस उम्र में बच्चे का हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 to 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 6 to 9 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 9 to 12 मंथ एंड ऑप्शन नंबर डी 15 to 18 मंथ। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है ना तो उनका जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है, यानी कि उनका जो सर होता है वो उनके चेस्ट सर्कमफ्रेंस से बड़ा होता है, राइट। पर जब बच्चे का जो हेड सर्कमफ्रेंस होता है और जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो इक्वल होता है किस उम्र में? 9 to 12 मंथ। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी 9 to 12 month. The circumference of head and chest are most equal at the age of 1 year. Now question number 4. What is the relationship between head circumference and chest circumference in a newborn baby? ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता आया है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बोथ आर इक्वल एट द टाइम ऑफ बर्थ, option number B head circumference more at the time of birth and both become equal by 1 year and then chest circumference exceed, option number C chest circumference is more at the time of birth and then both become equal by 1 year and then head circumference exceed, and option number D none of the above। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या रिलेशनशिप है हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस के एक न्यूबॉर्न बेबी में जब बच्चा पैदा होता है। न्यूबॉर्न मतलब जब वो बाहर के एनवायरनमेंट से मीट हुआ, मैंने आपको डिटेल में बताया था पार्ट 1 में। तो यहाँ पर जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पर हेड सर्कमफ्रेंस मोर एट द टाइम ऑफ बर्थ। मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि जब बच्चा पैदा होता है तो हेड सर्कमफ्रेंस क्या होता है, वो ज़्यादा होता है, एंड बोथ बिकम इक्वल बाय 1 year ऑफ एज देन चेस्ट सर्कमफ्रेंस एक्सीड। और जब बच्चा 1 साल का होता है हेड सर्कमफ्रेंस और चेस्ट सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद जो चेस्ट सर्कमफ्रेंस होता है वो एक्सीड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
Question number 5. When preparing 4-year child for a procedure, which method developmentally most appropriate for the nurse to use? जब किसी छोटे बच्चे को यानी कि 4 साल के बच्चे को हम किसी प्रोसीजर के लिए तैयार कर रहे होते हैं तो कौन सा मेथड, कौन सी अप्रोच जो है वो एक नर्स को यूज़ करनी चाहिए, यूज़ करती है या? तो यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, अलाउइंग द चाइल्ड टू वॉच अनदर चाइल्ड अंडरगोइंग द सेम प्रोसीजर. ऑप्शन नंबर बी, showing the children picture of what he she will experience. Option number C, talking to the child in simple term about what will happen. Option number D, preparing the child through play with a doll and toy or a medical equipment. देखिए, जब छोटा बच्चा आता है तो अगर आप उसको ऐसे करेंगे कि आप किसी और बच्चे को दिखाने लग जाएं प्रोसीजर, कोई जो बच्चा दूसरा है जिस पर सेम प्रोसीजर हो रहा है तो बच्चा डर जाएगा, राइट, चिल्लाने लगेगा. तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है. और अगर हम उनको कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाएं कि जब वो प्रोसीजर हो जाएगा, हमारा इंजेक्शन का लगना है बच्चे को, और उनको ऐसी पिक्चर्स दिखा दें कि आपको इंजेक्शन लगने वाला है, तो बच्चा क्या करेगा? बहुत रोएगा. तो वो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है. ऑप्शन नंबर सी, अगर हम बच्चे को सिंपल टर्म्स में बता दें कि भैया तुमको लगने वाला है इंजेक्शन, तो बच्चा फिर से रोने लगेगा. तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है. और ऑप्शन नंबर डी कि प्रिपेयरिंग द चाइल्ड थ्रू प्ले विद डॉल एंड टॉय और मेडिकल इक्विपमेंट, बच्चे को हम कुछ भी खेलने को दे देंगे, कोई भी डॉल और टॉय, जिससे कि बच्चा थोड़ा बिजी हो जाए, या कोई मेडिकल इक्विपमेंट भी हम दे सकते हैं, वो बच्चे को और भी इंटरेस्टिंग लगते हैं. फिर अपना आराम से हम अपना प्रोसीजर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे का जो माइंड होता है वो उस टाइम पर डाइवर्ट हो जाएगा. जब हॉस्पिटल आते हैं तो फियर रहता है ना, पर अगर हम उन्हें टॉय दे देंगे या कोई मेडिकल इक्विपमेंट खेलने के लिए ही दे देंगे तो बच्चे का माइंड क्या होगा? वो डाइवर्ट हो जाएगा, फिर इजीली प्रोसीजर किया जा सकता है. तो ऑप्शन नंबर डी is the right answer. Question number 6. Which age group identify illness as a punishment of misdeed? कि कोई बच्चा जो है वो किस उम्र में ये आइडेंटिफाई करता है कि उनको जो उनकी तबीयत खराब हुई है, जो बीमारी है, वो उनको एक पनिशमेंट मिली है उनके कोई भी गलत काम करने की, किसी गलत बर्ताव के. तो ऑप्शन नंबर ए, इन्फेंट. ऑप्शन नंबर बी, टोल्डर. ऑप्शन नंबर सी, प्री स्कूल. और ऑप्शन नंबर डी, स्कूल गोइंग. देखिए, इन्फेंट जो होता है उसको उतनी समझ में नहीं आती है, राइट. टोल्डर में बच्चे को उतना कुछ नहीं पता चलता कि भाई मुझे पनिशमेंट मिल रही है, मैंने ऐसा कुछ गलत किया था. पर प्री स्कूल का जो बच्चा होता है वो ये सब कुछ बहुत भली भांति जानता है. तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है प्री स्कूल, वो राइट आंसर है. और जो डी है स्कूल गोइंग, उसको सही पता होगा कि भाई इलनेस क्या है, पनिशमेंट क्या है, और रॉन्ग कंडक्ट यानी कि मिसडीड क्या है. तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, प्री स्कूल. Now moving on to the question number 7. Identify the correct statement related to teeth development in children. बच्चे के जो टीथ डेवलपमेंट होता है उसके लिए जो सही स्टेटमेंट इन सब में है वो हमें पहचाननी है. ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है. यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इरप्शन टीथ इन ए न्यूबॉर्न बेबी इज लोअर सेंट्रल इंसिसर. Option number B, first teeth erupted in a baby at 4 to 6 months of the age. Option number C, number of milk teeth in children are 20 numbers. Option number D, all of the above. देखिए, यहाँ पर ये जितनी भी चारों स्टेटमेंट दी हैं ये सारी ही सही हैं. तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सबसे पहले जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसके लोअर सेंट्रल इंसिसर ही आते हैं. और बच्चे का जो पहला जो फर्स्ट जो टीथ आते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, 4 to 6 मंथ की एज में आते हैं. और जो हमारे कच्चे दांत या दूध के दांत होते हैं वो संख्या में 20 ही होते हैं. तो सारी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हैं. Now moving on to the question number 8. Delayed detention is most characteristic of. जो delayed detention है ज़्यादातर लाइक ये वाला जो characteristic है वो इन फॉलोइंग जो स्टेटमेंट दी हुई है उनमें से किस में होता है? पहला है मेंगोलिज्म, दूसरा है मीलिया, तीसरा है क्रिटिनिज्म, चौथा है माल न्यूट्रिशन. देखिए, कंजेनाइटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम ये किस में होता है? ये क्रिटिनिज्म में होता है. और जिसकी वजह से लाइक जो ये कैरेक्टरिस्टिक है
डिलेड डिटेंशन का। तो जो डिलेड डिटेंशन का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्रिटिनिज्म में पाया जाता है ज़्यादातर, और जो कि होता है जनरली कंजेनाइटल आयोडीन डेफिशिएंसी सिंड्रोम की वजह से, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अ मैच्योर पिंसर ग्रैस्प इज अटेन्ड बाय। पिंसर ग्रैस्प आप सभी को पता होगा, जब बच्चे किसी चीज़ को ठीक से पकड़ने लगते हैं तभी उसे कहा गया है मैच्योर पिंसर ग्रैस्प। वो कब बच्चा अटेन करता है, कब वो कर पाता है? ऑप्शन नंबर ए 8 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 10 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ, ऑप्शन नंबर डी 18 मंथ। हेयर द राइट आंसर इज 12 मंथ। 12 महीने के बच्चे का जो पिंसर ग्रैस्प होता है वो एक अच्छा मैच्योर पिंसर ग्रैस्प होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 10, वॉलेंट्री पाल्मर ग्रैस्प अपीयर्स एट व्हाट एज। वॉलेंट्री मतलब जिसको हम स्वेच्छा से कर सकें, राइट। तो वॉलेंट्री पाल्मर ग्रैस्प अपीयर्स एट व्हाट एज? ऑप्शन नंबर ए 28 वीक्स, ऑप्शन नंबर बी 20 वीक्स, ऑप्शन नंबर सी 12 वीक्स और ऑप्शन नंबर डी एट बर्थ। तो राइट आंसर इज 20 वीक्स। 20 वीक्स में वॉलेंट्री पाल्मर ग्रैस्प जो होता है वो अपीयर होता है। Now moving on to the question number 11, first sign of puberty in boys। बच्चों में पहला प्यूबर्टी का साइन कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर ए टेस्टिस एनलार्जमेंट, ऑप्शन नंबर बी ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, ऑप्शन नंबर सी पेनिस एनलार्जमेंट और ऑप्शन नंबर डी स्क्रोटम एनलार्जमेंट। तो यहाँ पर जो सही जो आंसर है वो है टेस्टिस एनलार्जमेंट। लड़कों में जो प्यूबर्टी का पहला साइन होता है वो यही होता है कि उनका टेस्टिस जो होते हैं वो एनलार्ज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, according to Denver Development Screening Test, an infant normally start standing with support in। डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, वो नॉर्मली बिना किसी सपोर्ट के कब खड़े होने लगते हैं? पहले हमने क्वेश्चन में देखा था बिना सपोर्ट के कब बैठते हैं, यहाँ हम देखेंगे बिना सपोर्ट के कब उठते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर ए 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 9 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 12 मंथ्स एंड ऑप्शन नंबर डी 15 मंथ। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है 9 मंथ। 9 महीने के जो बच्चा होता है वो अकॉर्डिंग टू द डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट बिना किसी सपोर्ट के खड़ा होना सीख जाता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 13, इन बबिन्स्की रिफ्लेक्स द मूवमेंट ऑफ ग्रेट टो अंडरगोज। जो बबिन्स्की रिफ्लेक्स होता है जनरली मेनिंजाइटिस के में इसको चेक करते हैं डॉक्टर्स, बट बच्चों का वैसे भी चेक कर लेते हैं। तो वो उसमें जो हमारा टो होता है वो कहाँ जाता है? जो बड़ा थंब होता है ना पैर का, उसकी बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए डॉर्सी एक्सटेंशन, ऑप्शन नंबर बी डॉर्सी फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर सी प्लैंटर फ्लेक्शन, ऑप्शन नंबर डी प्लैंटर एडक्शन। तो यहाँ पर डॉर्सी फ्लेक्शन इज बैकवर्ड बेंडिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ योर हैंड एंड फीट। जब पीछे की साइड में बैकवर्ड बेंड करता है हमारा जो थंब होता है या हमारा जो टो होता है, थंब हाथ का, टो पैर का, पीछे की तरफ जब जाता है तो उसको बोलते हैं डॉर्सी फ्लेक्शन। तो यहाँ पर राइट जो आंसर है वो डॉर्सी फ्लेक्शन है, जो कि बबिन्स्की रिफ्लेक्स चेक करते हुए देखा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, नॉर्मल मिड आर्म सरकमफ्रेंस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज। जो नवजात बच्चा होता है, नया जो बच्चा होता है, उसका मिड आर्म सरकमफ्रेंस कितना होता है? इट इज 9 to 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द बेस्ट मेथड ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए 2-year-old चाइल्ड इज। 2 साल के बच्चे का फिजिकल एग्जामिनेशन करने का बेस्ट मेथड क्या होता है? प्रॉक्सिमल टू डिस्टल, फ्रॉम हेड टू टो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव और ऑप्शन नंबर डी एब्डोमेन टू हेड। यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी फ्रॉम लीस्ट टू मोस्ट इंट्रूसिव। क्वेश्चन नंबर 16, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्ले थेरेपी ड्यूरिंग इन्फेंसी। इन्फेंसी के टाइम पर जो प्ले थेरेपी होती है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? ऑप्शन नंबर ए फिजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर बी सोशल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर डी इमोशनल डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए, प्ले ड्यूरिंग इन्फेंसी प्रमोट्स फिजिकल डेवलपमेंट थ्रू यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉयज
ऑल अदर्स आर ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्ले थेरेपी, बट ड्यूरिंग इन्फेंसी मेन इंपॉर्टेंस इज फिजिकल डेवलपमेंट। देखिए इन्फेंसी के टाइम पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है वो क्या होता है, वो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो यहाँ पर प्ले थेरेपी में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सब में लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फिजिकल डेवलपमेंट। Now moving on to the question number 17, maximum absolute growth is seen at। मैक्सिमम जो ग्रोथ देखी जाती है वो कब देखी जाती है? ऑप्शन नंबर ए 0 to 3 years, ऑप्शन नंबर बी 3 to 4 years, ऑप्शन नंबर सी 5 to 10 years, ऑप्शन नंबर डी 14 to 16 years। मैंने जब आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिटेल में पढ़ाया था पार्ट 1 में, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ देखी जाती है वो 14 से 16 साल में देखी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी 14 to 16 years इज द राइट आंसर। Now moving on to the question number 18, the nurse assesses a 6-month-old child during well baby clinic. Nurse makes all the following observation. Which of the following assessment made by nurse in an area of concern indication a need for further evaluation? एक जो नर्स होती है वो 6 महीने के बच्चे को वेल बेबी क्लिनिक में असेस करती है। वहाँ पर लाइक ये सारी जो ऑब्जर्वेशन है वो नर्स देखती है, उनमें से कौन सा जो असेसमेंट है जो नर्स करेगी इन एरिया ऑफ कंसर्न इंडिकेटिंग अ नीड फॉर फर्दर एवेल्यूएशन। फर्दर एवेल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए नंबर ए एब्सेंस ऑफ मोरो रिफ्लेक्स, ऑप्शन नंबर बी क्लोज्ड पोस्टीरियर फॉन्टेनेला, ऑप्शन नंबर सी 3 pounds weight gain in 2 months, option number D moderate head leg when pulled into sitting position। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है moderate head leg when pulled to sitting position is the right answer। Question number 19, a child can withhold and postpone his bowel movement at the age of। अपनी बावल मूवमेंट को जो बच्चा होता है वो कब होल्ड कर सकता है, कब पोस्टपोन कर सकता है, तो किस एज में होता है वो? ऑप्शन नंबर ए 1 year, ऑप्शन नंबर बी 2 years, ऑप्शन नंबर सी 3 years एंड ऑप्शन नंबर डी 24 months। तो 2 साल की जो उम्र होती है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। उसमें बच्चा क्या करता है, डिले कर सकता है, चाहे तो होल्ड कर सकता है, पोस्टपोन कर सकता है अपने बावल मूवमेंट को, राइट। ऑप्शन नंबर 21, टॉयलेट ट्रेनिंग नीडेड टू बी इनिशिएटेड एट द एज। देखिए जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो किस उम्र में इनिशिएट की जानी चाहिए? एट द एज ऑफ 1 year, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 2 years, ऑप्शन नंबर सी 3 years, ऑप्शन नंबर 4 years। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी 2 years। तो 2 साल की उम्र में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छे से दी जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू माइलस्टोन अचीवमेंट इन चाइल्ड। माइलस्टोन आप सभी को पता होगा कि जो छोटे बच्चे अचीव करते हैं, जैसे सोशल स्माइल, किसी चीज़ को पकड़ना, उठना, बैठना और बहुत सारे। तो इनमें सही स्टेटमेंट को हमें पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए सिट विदाउट सपोर्ट सीन एट द एज 8 years ऑफ एज, ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव बाय ए 9 month ऑफ ओल्ड चाइल्ड इज क्रीपिंग, ऑप्शन नंबर सी स्टैंड विदाउट सपोर्ट सीन एट 12 month ऑफ एज, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी डेवलपमेंटल माइलस्टोन अचीव्ड बाय 9 month ऑफ ओल्ड चाइल्ड इज क्रीपिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24, अ 3-year-old child is sad to have delayed milestone if he falls too। तो जो छोटा बच्चा होता है 3 साल का, वो दुखी है कि उसका एक माइलस्टोन जो है वो डिले हो रहा है। तो वो क्या है? यूज स्पून, ड्रॉ ए स्क्वायर, स्किप, क्लाइम विद ऑल्टरनेटिंग फुट डाउनवर्ड्स इन द स्टेप। तो यहाँ पर क्या है, जो 3 साल का बच्चा होता है वो कौन सा डिले हो रहा है माइलस्टोन, वो हमें पहचानना है। यूज़ ऑफ स्पून, अगर बच्चा 3 साल का स्पून से खाना नहीं खा पाएगा तो उसको वो चीज़ दुख देगी ना, क्योंकि जनरली 3 साल का बच्चा आराम से चम्मच पकड़ के खा लेता है, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यूज़ ऑफ स्पून। बाकी सारी जो चीज़ें हैं, ड्रॉ ए स्क्वायर, स्क्वायर बच्चा बाद में ड्रॉ करता है 3 साल के बाद, स्किपिंग और क्लाइंबिंग ये सब कुछ बाद का है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट।
नाउ क्वेश्चन नंबर 25, अ 3-year चाइल्ड कैन नॉट, 3 साल का बच्चा क्या नहीं करता है? ड्रॉ ए स्क्वायर, मैंने आपको पहले ही बता दिया पहले क्वेश्चन में, तो यहाँ पर ड्रॉ ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ड्रॉ ए सर्कल, वो थोड़ा आसान है। नोज जेंडर, बच्चा पहचानने लगता है मम्मा पापा। और डी राइड ए ट्राईसाइकिल, तो यहाँ पर 3 साल का बच्चा क्या नहीं कर सकता? वो स्क्वायर को ड्रॉ नहीं करता जनरली, राइट। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो, गिव्स अप थम्स अप एंड yes, subscribe for more videos. Thank you.